चैनल स्टडी फ्लाइट पे मैं लवली राज आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए एक अच्छा 10 के प्यारे बच्चे देख लीजिए, आज हम आप लोगों के सामने ले करके आए हैं एक नई वीडियो। कुछ इसमें नया होने वाला है, आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं, क्या बताएंगे, ये सामाजिक विज्ञान का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगे, किसमें का, अर्थशास्त्र का, ठीक है। किसका बताएंगे, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं आप लोगों के सामने ये लास्ट वीडियो आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है। मैं बहुविकल्पी और लघु दीर्घ टोटल पूरी वीडियो यानी कि पूरे किताब का जितना भी निचोड़ था मैं आप लोगों को बता दी हूँ, ठीक है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी, आप लोग पढ़िए इसको और लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्वेश्चन, ये पहला इसी प्रकार से इसमें तीसरा दिया हुआ है, यानी कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है वो सारी चीजों को मैंने अलग करके रखा है, ठीक है। जितनी भी वीडियो बनाए आप लोग सामाजिक विज्ञान में पूरा पढ़ लीजिएगा, इतने से बाहर का कहीं का नहीं आएगा, ठीक है। इतना ही देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी आएगा इतना ही इसी में से फंस जाएगा आपको, ओके। चलिए देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, ओके। यानी कि देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन, ये यानी कि 2020 और 23 लगातार कंटिन्यू आ ही चुका है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से आप क्या देख सकते हैं, इसका आंसर क्या है, विश्व बैंक का मापदंड केवल आय पर आधारित होता है, इस मापदंड की बहुत सी सीमाएं हैं, डॉट 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 आप लोग पढ़ ही सकते हो, जैसे है कि नहीं। देख लीजिए ये पूरा सोल्यूशन देख लीजिए यूएनडीपी का, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक है। लोगों का स्वास्थ्य, ये हेडिंग आप लोगों को इसी प्रकार से डालनी है, शैक्षिक स्तर है और प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा है, विकसित देश नहीं माना जाता, ठीक है। ऐसे देश को विकसित देश नहीं मानते हैं। तो ये हमारी पूरा क्या हो गई है, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ओके। ये आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से नोटिस करिएगा, मैं एक बार नहीं बार बार यही बता रही हूँ कि आप लोग क्वेश्चन बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा, यूएनडीपी का मापदंड, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लीजिए, ठीक है। हाँ देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ करके बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर होता है, किसमें, राष्ट्रीय आय में और प्रति व्यक्ति आय में, ठीक है। क्या अंतर होता है इसकी विवेचना करना है, या फिर राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में भेद कीजिए, विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए इनमें से कौन बेटर होता है, ठीक है, कौन बेहतर होता है। तो हम कैसे क्या इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में अंतर, ठीक है। ये देख लीजिए आप लोगों का सोल्यूशन ये पूरा दिया हुआ है पूरा, ठीक है। इसी प्रकार से ये दिख रहा है ना आपको। चलिए देख लीजिए, क्रम संख्या दी है ना, हाँ एक दो, इसी प्रकार से एक तरफ राष्ट्रीय आय डालेंगे, एक तरफ क्या डालेंगे, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ओके। इसी प्रकार से नंबर 1 नंबर 2 करके आप लोग क्रम संख्या देख करके आराम से डाल करके पूरा लिख डालिएगा, ओके। हाँ सीमाएं शीर्षक ये पूरा है, ठीक है। ये टोटल आपका क्या हो गया है, क्वेश्चन हो गया है। ये कौन सा क्वेश्चन, यानी कि दूसरा नंबर देख लीजिए, यहाँ पर 5वां डाला हुआ है, यानी कि दूसरा है, ओके। तो ये राष्ट्रीय आय के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है कि प्रति व्यक्ति आय और यानी कि राष्ट्रीय आय में अंतर क्या होता है, ओके। चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया, ये देख लीजिए, ठीक है, ओके। ये देख लीजिए भैया, अब हम इस क्वेश्चन के बारे में हम आपको बताते हैं। कहते हैं कि भारत में विकास प्रक्रिया से जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, ठीक है। इस कथन को कैसे लिखिए, विस्तार से बताना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, विस्तार से बताना है। या फिर यही क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रों के नाम लिखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत के तृतीय क्षेत्र के बढ़ते हुए महत्व के मुख्य कारण क्या थे, इसको समझाइए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर फिर क्वेश्चन दिया है कि भारत में तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ने के कोई 3 कारण लिखिए, ठीक है। ये देखिए फिर इस प्रकार से क्वेश्चन ये कितनी बार आ चुका है, 2022 23 लगातार कंटिन्यू आया हुआ है कि नहीं आया ना। हाँ ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, तृतीय क्षेत्र कैसे ऐसे भी आ सकता है, कैसे आ सकता है कि तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से भिन्न किस प्रकार से है, व्याख्या करना है, ओके। चलिए या फिर कैसे आ सकता है कि अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए, ओके। चलिए 2022-23 कंटिन्यू लगातार आ चुका है, तो आप लोग कैसे लिखना है, भारत में विकास प्रक्रिया से जीडीपी में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, ये आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ठीक है, और इसका ये आंसर है, ठीक है, ठीक है। नीचे ये देख लीजिए पूरा का पूरा आंसर इसका दिया हुआ है,
अगर किसी किसी का नहीं भी है, सॉल्यूशन नहीं है आंसर, तो आप लोग विद्या क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, क्वेश्चन मैच कर लीजिए, उसी में पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देख लीजिए। ठीक है, क्या कहता है कि संगठित और असंगठित क्षेत्रकों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, संगठित और असंगठित क्षेत्रकों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। या क्वेश्चन आएगा कि संगठित और असंगठित क्षेत्रकों में अंतर कीजिए। या ऐसे भी आ सकता है कि संगठित तथा असंगठित कार्य क्षेत्र के अंतर को स्पष्ट कीजिए। या फिर ऐसे आ सकता है कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। या फिर रोजगार के संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में अंतर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। देख लीजिए कितनी बार आया है और किस किस तरीके से आया है, देख रहे हैं ना, देख लीजिए इसका, देख लो कैसे क्वेश्चन है, फिर भी हम बता देते हैं। फिर ये क्वेश्चन को पढ़ करके, ठीक है, क्या कह रहा है कि यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जा सकती हैं। ठीक है, या फिर ऐसे आ सकते हैं संगठित एवं असंगठित क्षेत्रकों में विभेद कीजिए तथा या फिर एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। ओके, तो आप लोगों को लिखना है संगठित और असंगठित क्षेत्र के रोजगार क्षेत्रकों की रोजगार परिस्थितियों में बहुत अंतर पाया जाता है। इन दोनों क्षेत्रकों की तुलना निम्नलिखित प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देख लीजिए, आंसर देख लीजिए भैया। एक तरफ आप क्या डालोगे, संगठित क्षेत्र, एक तरफ असंगठित क्षेत्र, और इसी प्रकार से नंबर 1 नंबर 2 करके आप लोग लिख लेना। ठीक है, इसी प्रकार से लिखते जाइएगा। ओके, ये पूरा आप लोग देख रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण से आप क्या अभिप्राय है, या वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, या फिर यही क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कुछ कारक बताइए। ठीक है, चलिए ऐसे भी आ सकता है कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया है, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी दिया है, ऐसे भी आ सकता है। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार बढ़ावा दिया है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो ये क्वेश्चन देख ही रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों के सामने नहीं है। ठीक है, आप लोग अच्छे से स्टडी करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ताकि एग्जाम में पूरा आप लोग करके आओ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और आंसर विद्या उठा करके उसी में से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है, या फिर वे कौन से विभिन्न कारक हैं जिनके द्वारा बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे पढ़ेंगे, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, ओके, चलिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन और भी ऐसे भी आया है, देख लीजिए, हम आप लोगों को बता देते हैं। ओके, देखिए कितनी बार आया, कितने कितने सन में आया। अरे वाह भाई भाई, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाह। चलिए देख लीजिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन पढ़ के बता देते हैं कि या 3 ऐसे कारकों को बताइए जिसमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है। या फिर क्वेश्चन कहेगा उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। या फिर कहेगा उपभोक्ताओं के शोषण के किन्हीं 4 कारणों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, या फिर कहेगा उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय बताइए या 4 सुझाव बताइए। ठीक है, या फिर कह सकता है, क्या कहेगा कि उन 3 कारकों की व्याख्या कीजिए जिनके द्वारा उपभोक्ता का बाजार में शोषण किया जाता है। राइट, ये देख लीजिए, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन देख ही रहे हो। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर इसके बाद आप लोग इसी प्रकार से रोक करके वीडियो को आराम से देख सकते हो। ओके, व्यापारी, दुकानदार और उत्पादक कई तरीके से उपभोक्ता का शोषण करते हैं, अतः उपभोक्ताओं का जागरूक होना अति आवश्यक है। उपभोक्ता को शोषित करने के कुछ प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं, घटिया सामान, कम तोलना या मापना, है कि नहीं, अधिक मूल्य पर देना, मिलावट करना, ये सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखिएगा, कौन सा क्वेश्चन है आप लोग टिक मार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, जो मैं पढ़ाई हूँ वही क्वेश्चन पढ़िएगा आराम से। ओके, चलिए, हाँ ये देख लीजिए भैया, ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मैं बता दी हूँ, और आप लोग इसी प्रकार से पूरा सामाजिक विज्ञान का स्टडी अच्छे से अध्ययन करिएगा, टोटल क्वेश्चन इसी से फंस जाएगा। ठीक है,
चलिए फिर कम से कम इतना आप लोग इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दिया करो। क्या किया करो भैया? लाइक, ठीक है। लास्ट में यही कहती हूँ, कम से कम एक लाइक तो कर दिया करो, ठीक है। चलिए चलिए फिर हम आपसे इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।